अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंका देने वाला ऐलान किया है। पूरी वर्ल्ड सरप्राइज्ड है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडूरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया, यानी पकड़ लिया है। एक सैन्य कार्रवाई के तहत ऐसा किया गया। और इतना ही नहीं, उन्हें और उनकी वाइफ को अब वेनेजुएला से बाहर कहीं अमेरिकन ले गए हैं। कहां ले गए हैं वो बाद में पता लगेगा। इस घोषणा के कुछ घंटों पहले ही वेनेजुएला की सड़कों पर डर उतर चुका था। लगभग 2 बजे रात में वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में लगातार 7 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। उसके तुरंत बाद लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान ने पूरे शहर के कई इलाकों के ऊपर चक्कर लगाए। कुछ ही घंटों के भीतर उनके राष्ट्रपति निकोलस मडूरो ने पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया। स्थिति कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकन यानी यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने वेनेजुएलन एयर स्पेस पर सभी अमेरिकन कमर्शियल फ्लाइट्स पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन अब सवाल यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका आखिर वेनेजुएला एक छोटा सा देश है, उसमें इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? अमेरिका की आधिकारिक कहानी काफी समय से एक ही रही है, ड्रग्स। अमेरिका का एलिगेशन है कि वेनेजुएला और वेनेजुएला की सरकार नार्को ट्रैफिकिंग यानी ड्रग्स की सप्लाई और स्मगलिंग में शामिल है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्योंकि अमेरिका के अंदर ड्रग्स की क्राइसिस तो है, लेकिन ये ड्रग अलग अलग जगहों से आते हैं और वेनेजुएला उस लंबी सी लिस्ट में महज एक नाम है। तो वेनेजुएला को खास रूप से क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसी कारण से इस पूरे घटनाक्रम के तथ्यों को और गहराई से जांच करके परतों के भीतर जाकर के ये समझना जरूरी है कि असल वजह क्या हो सकती है जिसके कारण दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे शक्तिशाली मिलिट्री और सबसे बड़ा जो देश है इन टर्म्स ऑफ शक्ति और वर्चस्व, वो एक छोटे से देश में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये बात महज कुछ प्रेस ब्रीफिंग्स या मीडिया नोट से जाहिर नहीं हो सकते। तो असली खेल क्या है? असली खेल कुछ और नहीं, वही पुराना कारण है, ऑयल यानी पेट्रोलियम। तो जरा बात करते हैं पेट्रोलियम की। आप स्वाभाविक रूप से सोच रहे होंगे कि अमेरिका को वेनेजुएला के तेल की क्या जरूरत पड़ गई। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं तो आज अमेरिका यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। शेल रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब शेल क्या होता है? शेल वो क्रूड ऑयल होता है जो शेल रॉक फॉर्मेशन से ड्रिलिंग और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी फ्रैकिंग के जरिए निकाला जाता है। 2008 में अमेरिका लगभग मिलियन बैरल्स यानी 50 लाख बैरल्स पर डे निकालता था। एक बैरल में लगभग 160 लीटर तेल होता है। 2010 के पूरे दशक में अमेरिका फ्रैकिंग यानी शेल से तेल निकालने का जो टेक्नोलॉजी है उसमें मास्टर करता गया और 2024-25 तक आते आते अमेरिका का इंटरनल ऑयल प्रोडक्शन 5 मिलियन बैरल से बढ़ के 13 से 14 मिलियन बैरल तक पहुंच गया, यानी लगभग 3 गुना हो गया। और आज अमेरिका सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल प्रोड्यूस कर रहा है। सऊदी अरेबिया का आंकड़ा लगभग 10 से 11 मिलियन बैरल्स पर डे है। और अगर बात करें वेनेजुएला की, जो दक्षिणी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में स्थित है, 2010 के दशक में लगभग 3 मिलियन बैरल्स पर डे तक ही तेल का प्रोडक्शन करता था। तो सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका इतना तेल खुद प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वेनेजुएला उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तेल के मामले में? और इसका जवाब सीधा नहीं है, हमें एक परत और खोदनी पड़ेगी। क्योंकि सारा क्रूड ऑयल एक जैसा नहीं होता। तेल सिर्फ नाम का नहीं होता, उसकी डेंसिटी द्वारा पहचाना जाता है। और इसके लिए एक साफ न्यूमेरिकल पैमाना होता है जिसको बोलते हैं API ग्रेविटी। API ग्रेविटी बताता है कि तेल कितना हल्का है या कितना भारी है। जितनी ज्यादा API ग्रेविटी की संख्या होगी, तेल उतना ही हल्का यानी लाइट होगा। जितना कम API ग्रेविटी, तेल उतना ही हैवी। अब इसे बिल्कुल साफ समझिए। सबसे पहले आता है लाइट क्रूड ऑयल। इसकी API ग्रेविटी 40 डिग्री से ज्यादा होती है, यानी ये पतला होता है, लगभग जैसे स्मूदी होती है या लस्सी होती है, ये वैसा होता है। और इसे रिफाइन करना आसान है, सस्ता भी है। और इसके बाद आता है मीडियम क्रूड ऑयल, जिसकी API 30 से 40 डिग्री के बीच में होती है। इसके अंत में सबसे नीचे आता है हेवी क्रूड ऑयल, जिसकी API ग्रेविटी 30 डिग्री से कम होती है। हेवी क्रूड काफी गाढ़ा होता है, स्टिकी होता है, इनफैक्ट ये तेजी से बहता भी नहीं है। इसे रिफाइन करना मुश्किल होता है और ऐसा करना एक्चुअली में महंगा भी होता है। लेकिन एक बात और भी जरूरी है, पेट्रोलियम के पूरे साइकिल में महज क्रूड ऑयल को निकालना ही एक प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और प्रोसेसेस हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है वो होता है क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में डालना।
रिफाइनरीज एक तरह की इंडस्ट्री है जो डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस यूज करती है, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस डिस्टिलेशन के प्रोसेस से वो क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करती है एविएशन ऑयल में, पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में, और जो हेवी ऑयल होता है जिसको शिप्स में यूज करते हैं उसमें भी। रिफाइनरी किसी एक तरह के तेल को ही प्रोसेस करने के लिए बनी होती है। यानी अगर कोई रिफाइनरी लाइट ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है जो स्मूदी जैसा होता है, तो वो सिर्फ लाइट ऑयल ही प्रोसेस करेगी। और अगर कोई हैवी ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बनी है तो वो लाइट ऑयल प्रोसेस नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ हैवी ऑयल प्रोसेस करेगी। अब ये बात आप समझ गए, तो अब असली बात पर चलते हैं। अमेरिका में जो शेल ऑयल निकाला जाता है वो ज्यादातर लाइट क्रूड होता है, यानी उसका जो एपीआई ग्रेविटी है वो 40 से ऊपर होता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की ज्यादातर रिफाइनरीज लाइट ऑयल के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि जब ये बनी थी तो अमेरिका में शेल ऑयल होता ही नहीं था, और ये सारी की सारी रिफाइनरीज बनी है हैवी क्रूड के लिए, यानी कि वो क्रूड जिसका जो एपीआई ग्रेविटी है वो 30 डिग्री से कम है। और वहीं से वेनेजुएला की एंट्री होती है, क्योंकि वेनेजुएला ही वो देश है जिसका ज्यादातर जो तेल है वो हैवी क्रूड होता है। अब कहने को तो हैवी क्रूड इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, लेकिन चूंकि अमेरिका की सारी रिफाइनरीज बनी हुई हैं हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए, इसलिए अमेरिका के लिए हैवी क्रूड काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए वेनेजुएला अमेरिका के लिए एक ऑयल प्रोड्यूसर ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। यानी आज अमेरिका के पास तेल तो बहुत है, लेकिन अपनी रिफाइनरीज को चलाने के लिए सही किस्म का तेल नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका भले ही ऑयल प्रोडक्शन तो रिकॉर्ड रूप में कर रहा है, लेकिन आज भी उसे फॉरेन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है ये लगभग 70% हेवी क्रूड ऑयल होता है, क्योंकि हेवी क्रूड ऑयल अमेरिका में खुद का नहीं होता। तो सवाल उठता है अब ये कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर हेवी क्रूड मिलता है, और यही आपका जवाब आपको मिल जाएगा इस पूरे प्रकरण का। जवाब बहुत सीमित है। दुनिया में 3 बड़े देश हैं जहां पर हेवी क्रूड होता है, जिसे अमेरिकन रिफाइनरीज को जरूरत है उस हेवी क्रूड ऑयल की। वो 3 देश कौन से हैं? कनाडा, जो अमेरिका के नॉर्थ में है, वेनेजुएला, जिससे अमेरिका का अब संघर्ष चालू हो चुका है, और तीसरा बड़ा नाम है रशिया। अब जरा ऑयल रिजर्व्स पे नजर डालते हैं, यानी किसी देश में कितना ऑयल अभी उसके अंदर, उसकी धरती के नीचे है जो अभी निकाला नहीं गया है। ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व का देश आपको लगता है कौन होगा? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब है, अब आप गेस कर लेंगे, वेनेजुएला। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है, और सबसे बड़ी बात, उस रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा हेवी क्रूड है, और ये वही तेल है जिसकी अमेरिकन रिफाइनरीज को आज भी जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला से यूएस ऑयल इंपोर्ट्स लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका की करीब 61% ऑयल इंपोर्ट सिर्फ एक देश से आते हैं, और वो है कनाडा। कनाडा के साथ भी अमेरिका के जो संबंध हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से थोड़े खट्टे होते गए हैं। लेकिन कनाडा से 2/3 के लगभग तेल इंपोर्ट करते करते वेनेजुएला से आने वाला इंपोर्ट लगभग शून्य हो चुका है, और यहीं से वेनेजुएला एक देश नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन जाता है, जिसके इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़े हैं। क्योंकि अगर वेनेजुएला की में रेजीम चेंज होता है, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हटा करके अमेरिकन फ्रेंडली कोई सरकार आती है, तो वेनेजुएला से सैंक्शंस तो हटेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा हेवी क्रूड रिजर्व अमेरिकन एनर्जी सिस्टम को पावर देने के लिए फिर से एक्सेसिबल हो जाएगा। और यही वजह है कि कहानी शायद सिर्फ ड्रग्स तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी की, उसकी रिफाइनरी की इकोनॉमिक्स की, और उनकी रिफाइनरीज की हेवी क्रूड की भूख की, और ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स की। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष है वो एकदम से चरम पे पहुंच गया है। किसी एक देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से गिरफ्तार करके कहीं ले जाना इज अ मेजर इंटरनेशनल इंसिडेंट, जिसका शायद कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल हिस्ट्री में नहीं है। इस पूरी घटना का अंत कहां होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमेंशंस हैं। जुड़े रहिएगा, जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होगी हम आपको इसके वो तथ्य बताएंगे जो शायद आपको रेगुलर मीडिया में नहीं मिलेंगे।